तो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पांचों मैच जीतकर 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। लाहौर कलंदर्स के 6, कराची किंग्स के 6, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कल की फतह के बाद 6 पॉइंट्स हैं और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान नीचे हैं। यूनुस, अगर हम देखें तो 2 टीमें सिर्फ ऐसी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स, जिनका नेट रन रेट प्लस में। हालांकि कराची किंग्स की टीम तीसरे नंबर पर है, 6 पॉइंट्स है, लेकिन उसका नेट रन रेट माइनस में। कैसे देखते हैं इस सिचुएशन में? मेरे ख्याल से देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स ने ख़ास तौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने मेक श्योर किया कि वो अपने स्मूथ कैंपेन को रख सकें और उन्होंने रखा हुआ है। लाहौर कलंदर फॉर समहाउ अच्छा स्टार्ट लेने के बाद एक आधा मैच में वो नीचे रहे, लेकिन अच्छी बात है कि लास्ट मैच वो जीते हैं। कराची किंग्स भी अगर मैं देखूं तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास पॉइंट मौजूद है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो 5 मैच खेल के इस वक्त, क्योंकि कल का मैच जो जीते हैं और उसको ऐसे नेट रन भी उनका बेहतर हुआ है, और जो कल जो उनका मैच है बड़ा क्रूशल है, अगर वो कहीं उसको फिनिश अच्छा करते हैं तो मेरे ख्याल से बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इस 6 मैचेस के बाद वो खड़े होंगे। पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, मुल्तान सुल्तान की बात करूं, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं और वो जो बेसिक्स जो उनकी मिस्टेक्स हैं वहीं पे वो रह रहे हैं, तो इस वजह से वो बॉटम जो है ना 2 पे है। आप क्या समझते हैं, आज का दिन आराम का जो दिन है तो उसमें टीमें बैठकर अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगी डेफिनेटली, खासतौर पे जो 2 बॉटम की टीमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, इनके लिए तो बहुत चाहिए, क्योंकि देखिए एक टीम से बाबर आजम खेल रहे हैं, दूसरी टीम से मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, और मैं मोहम्मद रिजवान की अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस की बात करूं, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए, सबसे ज्यादा रन किए हुए, तो उनका एक जो बॉक्स है वो तो टिक है। अब उनको टीम का बॉक्स कहां टिक है? जी नहीं, उनको अब एग्जैक्टली यही करना था। बाजू का हम बाद कैप्टन की बात कर रहे होते हैं ना, कि जब कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो भी कहीं ना कहीं प्लानिंग में जो उनकी जो थिंक टैंक होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मसले मसाइल हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं जो है ना बाबर आजम की बात करूँ तो उनकी फॉर्म को लेके ठीक है, उन्होंने कुछ रन्स किए हुए हैं, लेकिन वहाँ वो स्ट्रगल उनकी टीम ये बाजू का ये भी करती है कि जब कैप्टन का फॉर्म नहीं होता तो वो इफेक्ट करते हैं और टेक्निकली तौर पे वो जो है ना वो कॉस्ट होता है बाजू का। और आप कैसे देखते हैं 302 रन हैं अगरचे मोहम्मद रिजवान के, और जिस तरह शुरू में हम पहले भी कई प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि शुरू में वो स्लो खेलते हैं, फिर उसके बाद में उन्होंने एक्सेलरेट किया, लेकिन ऐसे रन्स का क्या फायदा जब आपकी टीम 5 मैच हार जाए और आपकी टीम बिल्कुल बॉटम पर हो? तो समझते हैं कि रिजवान की इनिंग्स को, या तो रिजवान ओपनर तो आएंगे ही, वो तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो कहीं नीचे चले जाएं, लेकिन ऐसे टीम को कितना फायदा हो रहा है मुल्तान से? देखिए कहीं ना कहीं ये कह लें कि एक बोलते नहीं है कि बॉल, मुझे ऐसा लगा इनके बॉलर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किए इस दफा की बॉलिंग जी, क्योंकि लास्ट ईयर ये जब वेपन के तौर पे स्पेशली स्वामा मीर की बात करूंगा, वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, टॉप विकेट टेकर थे, और वो बड़ा इम्पैक्टफुल 4 ओवर होते थे, उसमें मोमेंटम टूटता था, इनका मोमेंटम बढ़ता था और सामने वाली टीम की पार्टनरशिप ब्रेक्स होती थी, तो वो चीज सारी मिसिंग है। अब ये नौबत आई कि उसको बैठाया, उसकी जगह फास्ट बॉलर खिलाया, मुझे लग रहा है फैसल अकरम को डालना चाहिए इनको, ताकि इन लोग का देखें टीम बुरी नहीं है, मगर इनकी बॉलिंग ने काफी डिसअपॉइंट किया है। सही। और रिजवान की परफॉर्मेंस की बात करें, देखें वो हाईलाइट इसलिए हो रही है क्योंकि देखें एज ए कैप्टन आप रन कर रहे हो मगर टीम हार रही है। कराची के खिलाफ 100 किए, फिर भी जेम्स विल्स ने यही 100 करके हरा दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना बॉलिंग की वजह से ये कह लें कि अगर आप 200 रन चेस करवा रहे हैं या 236 चेस करवा रहे हैं, 180 चेस करवा रहे हैं, तो बॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सही। अच्छा यूनुस, अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, हसीबुल्ला खान विकेट कीपर बैट्समैन बलोचिस्तान का, जबरदस्त उसने रन्स किए, उसको खिलाया, मौका नहीं मिल रहा। दानिश अजीज को मौका नहीं मिल रहा। मोहम्मद जीशान अंडर 19 का फास्ट बॉलर है, उसको मौका नहीं मिल रहा। आप समझते हैं कि ये प्लेयर्स जो बेंच पर बैठे हैं, अब तो ऐसी सिचुएशन है कि आधा टूर्नामेंट हो गया कि अब भी इनको मौके मिल सकते हैं, और अगर मिले तो इनका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर होगा? प्लेयर्स को मौके तो मिलने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही होती है। और आपको, अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो हमने देखा कि वो नंबर 4 पे है इस वक्त जी, तो ठीक है उनका मैच अभी कम हुआ है, लेकिन वो नंबर 4 एक मैच कम है, बाकी सब टीमें 6-6 मैच, लेकिन और इस्लामाबाद ने 5 खेले जी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, अभी प्ले ऑफ आने हैं, तो या तो देखो जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात कर लें तो बड़ा इजी है उनके लिए कि दूसरों को मौका दे, कि वो जब वो मौका दे रहे हैं, वो बैटिंग में भी शफलिंग कर रहे हैं, तो
आपके पास या तो ये कर लें, आप आए 4-5 मैच अपने जीत जाएं, ताकि अगले के जो 4-5 मैचेस हैं तो आप जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ होती है उसको आप यूटिलाइज कर सके और फिर यंगस्टर्स को भी आप मौका दे सकते हैं। तो ये भी एक वजह, क्योंकि देखिए फ्रेंचाइज क्रिकेट में हम तो यहाँ बैठ के हमारे लिए बड़ा ईजी है, लेकिन ओनर्स पे भी हमारे लिए बड़ा ईजी है कि मोहम्मद रिजवान इस तरह खेल रहे हैं, बाबर आजम इस तरह खेल रहे हैं, शादाब खान क्यों नंबर 4 जा रहे हैं। हमारे तो क्यों हमारा तो काम ही है, हमारे लिए बड़ा आसान है। लेकिन वो किस प्रेशर्स में, ये प्लेयर किस प्रेशर में, मैनेजमेंट किस प्रेशर में, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने भी उस माहौल में जो है ना हम रहे हैं, तो बाज़ औक़ात आपके लिए वो जो हम लफ्ज़ की बात करें सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस का वो एक आ जाता है। बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बेचारे जो यंगस्टर्स नहीं, तो अब देखिए ये तो आपको पता नहीं, लेकिन नहीं होना चाहिए। हम तो खुद ये बात करें, हमने बार बार बात किया कि आपके जो हमने एक टाइम पे शान मसूद के लिए बात की, फिर जो है ना हैदर अली की बात की कि वो क्यों नीचे खेल, फिर इवन हमने इफ्तिखार अहमद के लिए बात की कि वो क्यों 3-4 ओवर की बैटिंग करने। और फिर होता क्या है, जब आप इस तरह के जो बैटर्स होते हैं, जब उनको आदत पड़ जाए 3-4 ओवर के लिए बैटिंग करें, तो जब इरफान खान न्याजी आते हैं उनको 8-10 ओवर मिलते हैं, तो वो क्योंकि उनका एक पैटर्न बन चुका है। इसी तरह अब्दुल समद की हम बात कर रहे हैं, पिछले मैच में जब वो आए तो कोई 15 ओवर्स रहते थे मेरे ख्याल से, लेकिन वो आते ही आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से फिर ये फिर आता है कि यंगस्टर को जब आप या तो मौका नहीं देते क्योंकि टाइम पे, या फिर उसको वो फेज दें जिसपे उनसे आप उनका बेस्ट ले सकें। और अगर देखें तो रोमान रईस वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेंच पर, और हुनैन शाह, नसीम शाह के भाई, बड़े टैलेंटेड है, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, वो भी बैठे हुए हैं। और उसके अलावा जो उनके एक और बैट्समैन थे रैसी वुंडूसन, वो तो आए ही नहीं। तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की बेंच चुके, अब वो मैचेस जीत चुके हैं, आप समझते हैं आइंदा आने वाले मैचेस में हुनैन शाह और रोमान रईस को मौका मिल सकता है? ये अगर रियलिस्टिक बात ये, मैं अभी 5 टीमों को देख रहा था, इनके अलावा जो है ये वही टीम है जो पहले दिन से अपनी बेंच को भी ट्राई एंड टेस्टिंग पे रखा हुआ है। अच्छा, विद ऑनेस्टी। और सारे मैचेस में सारे जीत का राज है, यही राज है, सबको टच में रखा हुआ है। और मेन मैचेस ये नहीं हम सेव हो गए, हम सेफ जोन में अब देखेंगे, नहीं, वो पहले दिन से जिसका जहां फिट इन लगता था, हाँ भाई अब मुझे लग रहा है रोमान को बैक टू बैक 2 मैच देंगे। अच्छा। तो और वो लड़का बुरा नहीं है, दूसरा जो है हुनैन शाह, वेरी गुड बॉलर, मैंने देखा उसको, खास तौर सर्किल के बाद अगर उसको बॉल कराई गई तो वेरी वेरी गुड बॉलर, अपकमिंग है, अच्छा है, छोटा सीम जगह से हिट करता है। तो कोशिश करें कि आई होप कि बाकी फ्रेंचाइज भी, क्योंकि देखें एकदम से किसी बड़े मैच में देंगे ना, उस प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर आएगा, खासतौर इमर्जिंग प्लेयर जो होता है ना, वो उसको आप एकदम बड़ा मैच देंगे प्ले ऑफ का या बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन में, तो एक्सपोज ही होना है ना। सही। लेकिन यूनुस, अगर आप पेशावर ज़ल्मी की बात करें,